क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इसमें 0 to 1 e दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 to infinity e दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको ब्रेक करेंगे। तो ये मेरे पास हो गया कि i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, ये दो आ गया आपके पास। अब उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो i1 होता है उसकी तो लिमिट्स एक तरह से फाइनाइट होगी ना, तो आपको पहले सीधा चेक करना है कि क्या दोनों लिमिट्स के ऊपर फंक्शन डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखो, अगर 0 पुट कर दोगे x की जगह तो e दी पावर 0 विल बी 1, अगर x की जगह 1 पुट करोगे तो ये 1 अपॉन e बन जाएगा, तो वो भी एक फाइनाइट आंसर है। मतलब दोनों लिमिट्स के ऊपर आपका ये फंक्शन डिफाइंड है। तो यहां पर आप सीधा लिख सकते हो क्लियरली I1 is a proper integral and hence convergent। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, दोबारा सुन लो। आपने जो लिमिट्स आपको दे रखी हैं, आपने वो लिमिट्स पुट अप करनी है अपने फंक्शन में। जैसे x की जगह पहले 0 पुट कर रहे हो तो e दी पावर 0 विल बी 1, ठीक है, वो डिफाइंड हो गया। फिर x की जगह अपर लिमिट 1 पुट करके देखो डायरेक्टली, तो वो बन जाएगा e दी पावर माइनस 1, मतलब 1 अपॉन e, तो वो भी डिफाइंड है, फाइनाइट है, ठीक है ना, लिमिट आ गई। तो दैट मीन्स इन ये दोनों के दोनों पॉइंट्स दे आर नॉट दी पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, मतलब डिफाइंड है आपका फंक्शन। तो इसीलिए I1 प्रॉपर इंटेग्रल हो गया एंड एवरी प्रॉपर इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट। तो I1 का काम यहाँ पे खत्म। तो अब हमने बात करनी है I2 की, हम उसकी चेक करेंगे और ऑब्वियसली किस पे चेक करेंगे, इन्फिनिटी पे। तो कन्वर्जेंस ऑफ I2 एट इन्फिनिटी, और हमारे पास I2 क्या है, 1 to infinity e दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहां पे अब इंटेग्रल में फंक्शन क्या है, e दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको बोला था कि जब तो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं तब तो आपके पास मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x को बाहर निकाल लो, ठीक है ना, बाहर निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि x की कौन सी पावर आपको gx चूज करनी है। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होता तो आप क्या करोगे, आप e दी पावर x टाइप के क्वेश्चंस में या log x में अपने हिट एंड ट्रायल लगाकर देखना होता है, लिमिट चेक करनी है। जैसे पहले अगर मैं gx को 1/x² या 1/x ले लूं, gx को 1/x चूज करोगे तो fx अपॉन gx की वैल्यू e दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x, मतलब बेसिकली ये कुछ ऐसे का बन रहा है ये चीज। इसकी जब आप लिमिट देखोगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गई, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी लगानी होती है ना हमने, तो यहां पर लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, लॉपिटल रूल जब लगाओगे तो x का डेरिवेटिव 1, नीचे e दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है ना। अब यहां पर जब लिमिट लगाओगे तो आंसर विल बी 0, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर 1/x चूज कर रहे हो तो आंसर कितना आ रहा है, 0। मुझे रिजल्ट क्या कहता था, ये रिजल्ट क्या होता था आपका, इंटेग्रल a टू इंफिनिटी 1/x की पावर p dx is convergent if and only if p is greater than 1 and divergent if and only if p is less than equal to 1। तो यहां पर p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में आपको बताया गया था कि अगर आपकी लिमिट 0 आती है तो gx आपने कैसा चूज करना है, gx आपने ऐसा चूज करना है कि वो कन्वर्जेंट रहे, ठीक है। तो मतलब यहां पर अच्छा, ये p की वैल्यू यहां पर 1 है तो वो केस तो बच्चे डाइवर्जेंट वाला हो गया ना, मतलब आप 1/x चूज नहीं कर सकते। अगर gx को 1/x ले लोगे तो आपका gx होएगा डाइवर्जेंट, लेकिन लिमिट आ रही है 0। जब लिमिट 0 आती है तो gx शुड बी कन्वर्जेंट। तो इसीलिए बच्चे यहां पर एक वैल्यू एक्स्ट्रा लो, मतलब एक वैल्यू ज्यादा लो, 1/x स्क्वायर
तो लिमिट क्या बनेगी, ये कुछ ऐसे का हो जाएगा, दैट इज अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. डेरिवेटिव विल बी 2x अपॉन e दी पावर x स्क्वायर इंटू 2x, मतलब 1 बाई ई एक्स स्क्वायर. इसकी जब लिमिट लगेगी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बी 0. मतलब आपने जब 1 से बड़ा पावर लिया तो आपके पास आंसर 0 आ गया. ऐसे ही आप चाहे क्यूब लेके देख लो, ठीक है ना, आपके पास आंसर क्या आएगा, ठीक आएगा. तो यहाँ पर बच्चे हम जी एक्स को क्या चूज कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो जी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया. तो यहाँ पर आपने लिमिट चूज कर ली. So this will be limit x goes to infinity 1 upon e the power x square upon 1 by x square. So this is basically limit x goes to infinity x square upon e the power x square which is infinity by infinity form. तो यहाँ पर आपने L'Hopital rule लगा लेना है. So that will be 2x upon e the power x square into 2x. So that is limit x goes to infinity 1 upon e the power x square which is 0. ठीक है, तो आपका आंसर लिमिट का कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. जब आंसर लिमिट का 0 आता है तो जो हम इंटेग्रल चूज करते हैं जी एक्स डी एक्स, वो आपने कन्वर्जेंट लेना होता है और वो हमारे पास कन्वर्जेंट ऑलरेडी है, इज कन्वर्जेंट बिकॉज p is greater than 1. Thus, by limit comparison test, integral 1 to infinity, that is I2 fx dx is also convergent. तो I1 भी कन्वर्जेंट आ गया, I2 भी कन्वर्जेंट आ गया, तो उससे हमारा टोटल I भी क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट. Thus I is equal to I1 plus I2 is convergent, hence proved. Next question is, show that limit 0 to 1 1 upon x minus 1 upon sin x into 1 upon x is convergent. चेक करना आपने. तो ये भी लिमिट 0 to infinity है, तो क्लियरली ये चीज मैंने आपको बताई हुई है कि पहले आपको इसे क्या करना है, ब्रेक करना है. इसे हम ब्रेक कर लेंगे एट 0 to 1 प्लस 1 to infinity. So this will be I1 plus I2. तो ये मेरे पास आ गए दो इंटेग्रल्स. तो अब हमारे पास एक I1 है और एक I2 है. तो हमें एक तरह से पहले I1 की बात करनी है कि I1 को किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम तो नहीं है. ठीक है, तो देखो क्लियरली यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है 0 और एक है 1. जब आप x को 1 पुट करोगे तो ये तो 1 हो गया, ये 1 अपॉन साइन 1 हो जाएगा और ये भी 1 है, मतलब 1 डालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आंसर आ रहा है. लेकिन जब 0 डालोगे तो ये वाला 1 अपॉन एक्स और ये वाला 1 अपॉन एक्स दोनों ही प्रॉब्लम देंगे. बेसिकली साइन हाइपरबॉलिक भी प्रॉब्लम देगा. ठीक है ना, तो हमारी 0 के ऊपर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन सकती है. तो इसीलिए सबसे पहले हम I1 की कन्वर्जेंस को चेक करेंगे. हमें 0 पे प्रॉब्लम दिख रही है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कन्वर्जेंस ऑफ I1 एट x इक्वल टू 0. और वहां पर fx क्या था I1 में, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन हाइपरबॉलिक x इंटू 1 अपॉन एक्स. और मैंने आपको बताया था कि जो ये आपके प्रॉपर इंटेग्रल टाइप के होते हैं उसमें आप इसकी लिमिट चेक कर सकते हो, लिमिट डाल के देख सकते हो. तो उसके लिए सबसे पहले क्या करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो. जैसे इसको लिख सकते हो आप साइन हाइपरबॉलिक x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबॉलिक x, ये वाला x पे अंदर मल्टीप्लाई हो गया. अब आप इस लिमिट की, इस फंक्शन की लिमिट चेक कर लो.
x goes to 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव का रीजन यही कि इंटेग्रल 0 to 1 है, मतलब 0 से 1 के बीच बीच में रेंज देखनी है हमने, हमें 0 के लेफ्ट साइड पे नहीं जाना, हमें 0 के सिर्फ राइट साइड की बात करनी है। तो इसीलिए लिमिट ऑफ f of x when x goes to 0 from above, sin hyperbolic x minus x upon x square into sin hyperbolic x। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब यहां पर जब आप x को 0 पुट करोगे तो साइन हाइपरबॉलिक 0 इज 0, x भी 0 है और नीचे भी 0 है, मतलब दिस इज 0 by 0 फॉर्म, दिस इज 0 by 0 फॉर्म। ठीक है, साइन हाइपरबॉलिक 0 इज 0, कॉस हाइपरबॉलिक 0 इज 1, ध्यान रखना। तो जब आप इसमें पुट कर रहे हो तो ये सारा 0 by 0 बन रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में लॉपिटल रूल लग जाएगा, दैट विल बी योर कॉस हाइपरबॉलिक x माइनस 1 अपॉन, इस पे लगेगा यूवी रूल, जैसे ये आ जाएगा 2x साइन हाइपरबॉलिक x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबॉलिक x। ठीक है, अब दोबारा से लिमिट पुट करो तो cos हाइपरबॉलिक 0 विल बी 1, 1 माइनस 1 विल बी 0, नीचे भी ये भी 0 ये भी 0, दिस इज अगेन 0 by 0 फॉर्म। तो अब हम इस पे दोबारा लॉपिटल रूल लगा रहे हैं, लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, ऊपर था हमारे पास cos हाइपरबॉलिक x माइनस 1, 2x साइन हाइपरबॉलिक x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस हाइपरबॉलिक x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव अगेन साइन हाइपरबॉलिक x, फिर से वही चीजें, 2 साइन हाइपरबॉलिक x प्लस 2x कॉस हाइपरबॉलिक x प्लस 2x कॉस हाइपरबॉलिक x प्लस एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबॉलिक x। फिर से 0 by 0 फॉर्म बन रही है सारा, ठीक है ना, चेक कर सकते हो, ये भी 0 है, यहाँ पर हर जगह जैसे साइन हाइपरबॉलिक है या फिर x मल्टीप्लाइड में है तो 0 by 0 फॉर्म बन जाएगी। वही सब कुछ दोबारा से अप्लाई करोगे, फिर से डेरिवेटिव लगाओगे, कॉस हाइपरबॉलिक x हो गया, ये हो गया 2 कॉस हाइपरबॉलिक x प्लस, इन दोनों को मैं कर रही हूँ ऐड, दिस इज बेसिकली 4x ना, तो ये बन जाएगा 4 cos हाइपरबॉलिक x प्लस 4x साइन हाइपरबॉलिक x, 2x साइन हाइपरबॉलिक x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस हाइपरबॉलिक x। अब आप जब इसमें लिमिट पुट करोगे तो cos हाइपरबॉलिक 0 विल बी 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये 1 हो गया, ये 0 ये 0 और ये भी 0, तो दिस इज 1 by 6। ठीक है ना, तो मतलब हमारा जो fx है वो 0 पे डिफाइन हो रहा है, 0 पे उसकी लिमिट निकल रही है, तो दिस मीन्स x इक्वल टू 0 is not a point of infinite discontinuity, x equal to 0 is not a point of infinite discontinuity, so that implies your I1 is a proper integral and hence convergent। तो ये हमारा I1 है। अब हमें I2 की कन्वर्जेंस चेक करनी है, कन्वर्जेंस ऑफ I2 एट इंफिनिटी। अब I2 था हमारे पास 1 to infinity 1 upon x माइनस 1 upon साइन हाइपरबॉलिक x 1 upon x। इसको भी आप थोड़ा सा प्रॉपर करके या फिर सीधा ही कर लेते हैं। यहां पर f of x क्या है, इसको मैं सीधा ही सॉल्व करके लिख रही हूं, साइन हाइपरबॉलिक x माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबॉलिक x। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे gx को चूज करना है, हमें क्या करना है,
gx को यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। तो देखो पॉलिनोमियल डायरेक्टली तो बन नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक 1/x² वाली चीज एक्स्ट्रा बची हुई है, यहाँ पे 1/x² वाली चीज एक्स्ट्रा बची हुई है। तो इसी से हम लोग हिंट लेकर gx को 1/x² चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस आपको हिंट नहीं मिलता, बाय चांस हिंट नहीं मिलता, तो हमने वही सेम चीज क्या करनी है, हमें हिट एंड ट्रायल लगाना है। दोबारा से हम लोग चेक कर लेंगे कि 1/x² या 1/x के ऊपर हमें क्या आंसर मिल रहा है, ठीक है ना। अदरवाइज जब आपके पास इस तरह से सेपरेटली कोई x² वाली टर्म बची हो तो जनरली वही निकल जाती है, नहीं तो सेफ साइड आप लोग हिट एंड ट्रायल अपना यूज कर सकते, ठीक है। तो ये आपके पास gx हो गया। gx के बाद हमने क्या करना होता है, लिमिट लेनी होती है। देन लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, fx अपॉन gx इज इक्वल टू, ये था हमारे पास f ऑफ x, एंड दिस इज माई gx, ठीक है। अब यहाँ पर 1/x² तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आई विल बी लेफ्ट विद साइन हाइपरबॉलिक x माइनस x अपॉन साइन हाइपरबॉलिक x, ठीक है। अब इसमें जब आप इन्फिनिटी डालोगे, जब आप इन्फिनिटी चेक करोगे, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो दिस विल बी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, दिस विल गिव यू इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका लेंगे डेरिवेटिव, सो दैट विल बी समथिंग लाइक cos hyperbolic x माइनस 1 अपॉन cos hyperbolic, ठीक है। अब दोबारा से दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, फिर से इस पे l'Hopital रूल लगा दो, दैट विल बी साइन हाइपरबॉलिक x अपॉन साइन हाइपरबॉलिक x, ठीक है ना। अब अगर आप देख रहे हो तो ये कैंसिल होके आपके पास ये चीज बच रही है, ये, ठीक है। तो इस पे तो लिमिट लगनी ही नहीं, तो आंसर विल बी 1, आंसर विल बी 1 विच इज नीदर 0 नॉर इन्फिनिटी। तो हमें पता है जब आपके पास लिमिट fx अपॉन gx की लिमिट आपके पास एक ऐसा आंसर आता है जो ना ही 0 हो और ना ही इन्फिनिटी, तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमारे दोनों के दोनों इंटेग्रल्स, इंटेग्रल fx dx and integral gx dx behave alike. Here जो gx था वो हमने चूज किया हुआ है 1/x²। हमारे पास यहाँ पर 1/x² क्या है, कन्वर्जेंट, क्योंकि p की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो अगर 1/x² कन्वर्जेंट है तो fx dx भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। और fx dx क्या था हमारे पास, I2। तो इसका मतलब जो हमारा I था, I1 भी हमने कन्वर्जेंट प्रूव किया है, I2 भी कन्वर्जेंट है, तो I1 प्लस I2 इज कन्वर्जेंट, हेंस प्रूव्ड। चलो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें बड़ा ध्यान से करना होता है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, उसने बोला है कि P क्या है, ग्रेटर देन 0। ये आपने ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। साथ में उसने बोला है कि P ग्रेटर देन 0 है, आपने इस इंटेग्रल की कन्वर्जेंस को चेक करना है। तो सबसे पहले तो वही काम, 0 to 1 x p - 1
1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 टू इन्फिनिटी एक्स पी माइनस 1 1 अपॉन अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो ये हो गया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये दो इंटेग्रल्स बन गए। यहां पे जो I1 है वो है हमारे पास एक्स की पावर p माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। आप लोग क्या कर रहे हो, हम ये सोचते हैं x को 1 पुट करते हैं, 1 पुट किया 1 पुट किया, बात खत्म। 1 अपॉन 2 1 पे डिफाइंड है। 0 पुट करो, यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, 0 अपॉन 1 बन रहा है, बात खत्म। अब अगर उसने लिखा है क्वेश्चन में p ग्रेटर देन 0, तो इसका भी तो कोई ना कोई मतलब होगा। p ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है कि p की वैल्यू 0.5 हो सकती है, p की वैल्यू 0.9 हो सकती है, p की वैल्यू 0.7 हो सकती है, p की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। नाउ जस्ट इमेजिन अगर आपके यहां पर p की वैल्यू सपोज करो 1/2 हो, p की वैल्यू 1/2 हो, तो बच्चे p की वैल्यू अगर 1/2 है तो क्या ये x की पावर माइनस हाफ नहीं हो जाएगा? कुछ ऐसे का नहीं हो जाएगा ये? अगर ये x की पावर माइनस हाफ है तो उस x ने अल्टीमेटली आना तो नीचे ही है। जब इस x ने नीचे आ जाना है तो 0 यहां पे जब पुट करोगे तो ये फंक्शन तो इनफाइनाइट हो गया कि नहीं हो गया? मतलब अगर p की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी तो प्रॉब्लम है ना? मतलब अगर p की वैल्यू 1 से छोटी है तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर p की वैल्यू 1 है, अगर p की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 0, x की पावर 0 विल बी 1, फिर तो केस ही खत्म हो गया ना। फिर तो सिर्फ ये रह गया, इसमें तो 0 डालो 1 डालो कोई मर्जी डालो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो p1 भी सेटिस्फाई हो गया। p ग्रेटर देन 1 का मतलब p की वैल्यू 2 डाल दो, p की वैल्यू जब 2 डाल दोगे तो 2 माइनस 1 विल बी 1, राइट? उस केस में x का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, x ऊपर ही पड़ा है, ये पड़ा। अब भी 0 डाली जाओ, जितना मर्जी डाली जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है, मतलब प्रॉब्लम इस रेंज में है। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, जब p 1 या 1 से बड़ा है, इस केस में कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी जहां मर्जी p को पुट करो, हमारा x एज इट इज पड़ा है, हमारा I1 प्रॉपर इंटेग्रल है और वो कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर हमारे पास केस नंबर 2 है ना, ये वाला, फिर भैया प्रॉब्लम है, फिर हम सीधा सीधा बात नहीं कर सकते, फिर हमें उसको कुछ ना कुछ तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो मतलब हमें इस क्वेश्चन में दो केसेस को डिस्कस करना है। पहला केस व्हेन p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर I1, I2 तो हमें चेक करना, अभी मैं सिर्फ I1 की बात कर रही हूँ, ठीक है ना? तो I1 इज वेरी प्रॉपर एंड इट इज कन्वर्जेंट, फिर हम I2 का अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। देन यू विल राइट केस नंबर 2 व्हेन p विल बी लाइंग बिटवीन 0 to 1, उस केस में I1 की भी हम डिस्कशन करेंगे, I2 की भी अलग से डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो चलो केस डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1, when p is greater than equal to 1, when p is greater than equal to 1, here I1 is a proper integral and hence convergent। I1 को कोई दिक्कत नहीं है, वो कन्वर्ज कर ही कर रहा है। हमें चेक करनी है I2 की कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ I2 एट इंफिनिटी। और बच्चे आपके I2 की वैल्यू क्या है? 1 to infinity x की पावर p माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx। तो इसमें हम सबसे पहले फंक्शन निकालते हैं अपना f ऑफ x। f ऑफ x ये है हमारे पास, ठीक है?
हमें चूज करना है gx। तो gx तो चूज यहाँ पे करना इजी है क्योंकि ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल फॉर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बोला था कि आपने मैक्सिमम पावर्स बाहर निकाल देंगे, जैसे यहाँ से x बाहर निकाल दो तो ये कुछ ऐसे का बन जाएगा, और ये जब x कंबाइन हो जाएंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 1 + 1 - p, तो दैट विल बी 1 upon x की पावर 2 - p, 1 + 1 upon x। ये आपके पास f of x बन जाएगा, ठीक है ना। हमारा ये p - 1 नीचे आ गया, तो जब p - 1 नीचे आएगा तो वो कुछ ऐसे का हो जाएगा 1 - p। तो जब ये दोनों पावर्स ऐड होंगी तो दैट विल बी 2 - p। तो जो हमारे पास x की पावर साइड पे बच जाती है उसे हम क्या चूज कर लेते हैं डायरेक्टली, gx। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना, सीधा gx को क्या चूज कर लेना है 1 upon x की पावर 2 - p। gx चूज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लिमिट निकाल देते हैं। देन लिमिट x गोज टू इंफिनिटी fx अपॉन gx। तो fx अपॉन gx में 1 upon x की पावर 2 - p कैंसिल होके बच्चे ये रह जाएगा, ठीक है ना। और जब आप इसमें लिमिट पुट कर दोगे तो आपके पास लिमिट सीधा सीधा 1 आ गई, विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये आपके पास जब लिमिट नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू इंफिनिटी आती है, ये आपके पास क्या आ गई लिमिट। जब आपके मैम p की रेंज है है, अच्छा पहले ये लिख लो, therefore by limit comparison test integral 1 to infinity fx dx and integral behave alike। Here gx dx का इंटेग्रल 1 upon x की पावर 2 - p dx, ये क्या होगा, इसका आप यहाँ पर रीजन दे सकते हो, बिकॉज p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमें किसकी वैल्यू देखनी है, हमने 2 - p की वैल्यू देखनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं -p इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड 2 - p इज लेस देन इक्वल टू 1। मतलब अगर 2 - p की वैल्यू 1 या 1 से छोटी आएगी तो आपका ये इंटेग्रल पक्का क्या करेगा, यहाँ पे हमारी पावर क्या आ रही है 2 - p लेस देन इक्वल टू 1, और जब पावर आपकी 1 या 1 से छोटी होती है तो आपका इंटेग्रल क्या करता है, डाइवर्ज है, इंटेग्रल इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो इंटेग्रल डाइवर्जेंट है, इसका मतलब जो I2 था 1 to infinity fx dx दैट इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है जी। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, आप इक्वेशंस बना सकते हो, इक्वेशंस जैसे इसको बना लो 1, ठीक है, और इसको आप बना लो 2, ठीक है। thus from 1 and 2 I is equal to I1 plus I2 is डाइवर्जेंट। जो आपका इंटेग्रल है वो क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट। किस केस में, अगर आपका p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये हो गया आपका रिजल्ट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये हमने अपनी एक इक्वेशन बना के रख ली, दिस इज योर केस नंबर 1। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि व्हाट इज योर केस नंबर 2, जब आपकी p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करे, ठीक है। जब आपकी p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है तो उस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका जो इंटेग्रल है
वेट, इंटेग्रल था ये वाला। सबसे पहले हमें I1 के लिए भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो कन्वर्जेंस ऑफ I1 क्या था, 0 to 1 x की पावर p माइनस 1, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स dx। तो देखो बच्चे, ये वाला इंटेग्रल आपने पहले सही करके लिख लेना है। p की वैल्यू तो 1 से छोटी है ना, अगर p की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये पावर नेगेटिव रहेगी, मतलब इस इंटेग्रल में ये वाला x नीचे रहेगा, तो हम इसको नीचे लिख लेंगे। ये है आपके पास इंटेग्रल, ठीक है। और हमें ये पता है कि हेयर x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ infinite discontinuity. X equal to 0 is a point of infinite discontinuity, ठीक है। और यहां पर देखो, आप सीधा लिमिट डालकर भी नहीं चेक कर सकते, जो हम पीछे करते थे ना, यहां पर आप लिमिट पुट करोगे x गोज टू 0 तो 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर इसमें, तो इसीलिए आप लिमिट से भी नहीं कर सकते। तो बच्चे ऐसे केसेस में, ये स्पेशल क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना है, वही fx और gx वाला केस डिस्कस करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे हम लोग इन्फिनिटी, अब ध्यान रखना ये इंटेग्रल फाइनाइट लिमिट्स वाला है, मतलब दिस इज एन इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड। हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वो फर्स्ट काइंड वाले हैं, इनफाइनाइट वाले हैं, पर ये बीच में एक डिफरेंट केस आया है जहां पर फाइनाइट लिमिट्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो दिस इज बेसिकली योर इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट थोड़ा सा वेरी करता है, ज्यादा नहीं करता, फाइन। तो उसको आप लोग यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, हेयर तरीका वही है सारा, ये आ गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आपने यहाँ पे भी बच्चे क्या करना है, जी एक्स को चूज करना है, तरीका वही जी एक्स को चूज करने का, जो 1/x की पावर साइड पे बची हुई है ये वाली, उसको बाहर निकाल लो, उसको ले लो gx, ठीक है। फिर वही लिमिट लेनी है, पर यहां पर लिमिट किस पॉइंट पे लेनी है, 0 पे प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए x गोज टू 0 पॉजिटिव, x गोज टू 0 पॉजिटिव, ये हम इंफिनिटी पे नहीं लेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स करोगे तो बच्चे 1/1 प्लस एक्स बचेगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी, ठीक है। यहां पर हमने फाइनाइट लिमिट्स वाला केस था ये, यहां पर हमने x गोज टू इंफिनिटी नहीं लिखना, ये पॉइंट यहां पर नोट करने वाला है, ठीक है, पहला पॉइंट जो आपने नोट करना है। उसके बाद रिजल्ट सेम है, सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इंटेग्रल 0 to 1, ये ध्यान रखना है 0 to 1 है ये, एंड 0 to 1 gx dx बिहेव अलाइक, और यहां पर gx का बिहेवियर हेयर इंटेग्रल 0 to 1 gx dx है, इंटेग्रल 0 to 1 gx क्या लिया था हमने, 1/x की पावर 1 माइनस p dx। अब हमें ये देखना है कि ये इंटेग्रल क्या करता है, बच्चे ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा रिजल्ट बता रही हूँ। इनफाइनाइट वाले केस में ये जो इंटेग्रल होता है 1/x की पावर p, बच्चे ये कन्वर्ज करता है जब p 1 से बड़ा हो, डाइवर्ज करता है जब p 1 या 1 से छोटा हो। फाइनाइट वाले केसेस में ये रिजल्ट बच्चे उल्टा हो जाता है, ये कन्वर्ज करता है जब p 1 से छोटा है, डाइवर्ज करता है जब p 1 या 1 से बड़ा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, सिर्फ ये फर्क है यहाँ पे। तो ये बच्चे आपका क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज पर कब करेगा, अगर आपकी पावर 1 से छोटी है, ये कन्वर्ज कब करेगा, अगर आपकी पावर 1 से
छोटी है, दैट इज इफ p इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये gx आपका बच्चे p ग्रेटर देन 0 पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब देखो ये आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी रिजल्ट लगा लो। हमने यहाँ पर केस लिया हुआ था ना ये वाला, p इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, तो आप ये वाले 1 माइनस p की रेंज देख लो क्या आएगी। यहाँ पे इसको कुछ ऐसे कर लो, ये आ जाएगा, फिर 1 जब ऐड करोगे तो दैट विल बी दिस, ये चीज आ जाएगी। मतलब 1 माइनस पी लेस देन 1 नहीं आ रहा आपका, है ना। तो अगर 1 माइनस पी लेस देन 1 आ रहा है तो मतलब ये इंटेग्रल आपका क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है जी, तो आपका p ग्रेटर देन 0 या फिर ये वाली चीज। फाइन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये पूरा का पूरा, ये p ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि वो 0 के बाद सारी वैल्यूज ले रहा है, लेकिन हम यहाँ पे साथ में लिख देंगे कि जो हमारा p था वो इनके बीच में लाई कर रहा है, देयरफॉर दिस इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट if p is lying between 0 to 1. So this implies your I1 0 to 1 fx dx is convergent. ठीक है, और ये कन्वर्जेंट कब होगा, अगर आपका p इसके बीच में लाई कर, ये हो गई आपकी चौथी इक्वेशन। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब I2, नाउ कन्वर्जेंस ऑफ I2, और I2 आपके पास बच्चे ये था, I2 क्या था, 1 x की पावर 1 माइनस p अपॉन 1 प्लस x dx। वेट, x की पावर p माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x है ना हमारे पास मेन क्वेश्चन। ओके, तो दिस इज नॉट 1 माइनस p, दिस इज p माइनस x की पावर p माइनस 1। तो यहाँ पर भी सेम चीज, सबसे पहले हमारा जो p है, हमारा जो p है वो 1 से छोटा है, तो इसीलिए ये वाला x बच्चे नीचे ही रहेगा, 1 माइनस p 1 प्लस x dx। तो सेम चीज यहाँ पर हमने इन्फिनिटी पे चेक करनी है कन्वर्जेंस, तो f ऑफ x बाहर निकाल लेंगे, दैट विल बी 1 अपॉन x की पावर 1 माइनस p 1 प्लस x। तो देखो पीछे वाले केस में क्या था, हमने 0 पे चेक करनी थी लिमिट, ठीक है ना, तो इसीलिए हमने वहां पर x की वैल्यू यहाँ से बाहर नहीं निकाली, ये भी नोट करने वाला पॉइंट है। इन्फिनिटी पे आपको x की पावर्स बाहर निकालनी होती है जब लिमिट हम लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये वाला x जब बाहर निकाल लेंगे तो 1 अपॉन x की पावर 2 माइनस p 1 प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, ध्यान रखना जब हम इन्फिनिटी पे चेक करते हैं तभी हम x की पावर्स को बाहर निकालते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। तो जो हमारे पास x बच रहा है उसको हम gx चूज करते हैं, फिर हम लोग लेते हैं लिमिट। अब बच्चे इसकी जो लिमिट होगी वो आपकी होगी x गोज टू इन्फिनिटी पे, क्योंकि हम इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे ये वाले दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे, यू विल बी लेफ्ट विद दिस, आंसर आ रहा है 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग दोनों का बिहेवियर अलाइक हो जाएगा। ठीक है, तो वही सेम चीज, सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इंटेग्रल, ये हो गया 1 टू इन्फिनिटी fx dx and integral 1 to infinity gx dx, they will behave alike. Here इंटेग्रल 1 to infinity gx dx का बिहेवियर चेक करना है हमने,
और ये हमने चूज किया था ये वाला। तो हमें ये देखना है कि ये कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला बच्चे आपके पास कन्वर्ज कब करेगा? अब ये इनफाइनाइट लिमिट्स हैं, तो इनफाइनाइट लिमिट्स में ये कन्वर्ज तभी करता है जब पावर क्या होती है आपकी 1 से बड़ी, मतलब दैट इज इफ p विल बी लेस देन 1। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है कि दिस p विल बी लेस देन 1। तो उसके बाद बच्चे वही सेम चीज हमने यहां पर रेंज क्या ली हुई है, ये वाली है ना। तो देयरफॉर इंटीग्रल 1 to infinity gx dx is convergent for p lying between 0 to 1। तो इसका मतलब जो हमारा I2 है इंटीग्रल 1 to infinity, वो भी हमारा कन्वर्ज करेगा कब? जब p 0 और 1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, ये होगी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। ओके, तो अब बच्चे आपने सारे के सारे रिजल्ट्स क्या करने हैं, कंबाइन करने हैं। ठीक है, अब रिजल्ट क्या है देखो, इस केस में केस नंबर 2 में, ये हमारा केस नंबर 2 था। केस नंबर 2 में हम लोगों ने लिया हुआ था ये, ठीक है, p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो वहां पर I1 आ गया था कन्वर्जेंट 0 और 1 के बीच में। ठीक है, और I2 भी सेम रिजल्ट क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे, thus from equation 4 and 5 I is equal to I1 plus I2 is convergent। ठीक है, कन्वर्जेंट फॉर 0 लेस देन p लेस देन 1, ये हो गया अगला रिजल्ट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। सारा क्वेश्चन दोबारा ध्यान से देखना है, खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फाइनल रिजल्ट कंबाइन करना है। ये हमने सिर्फ केस नंबर 2 कंबाइन किया है, केस नंबर 1 का रिजल्ट हमने अभी कंबाइन नहीं किया। केस नंबर 1 क्या था, ये वाला। केस नंबर 1 में हमारा I डाइवर्ज कर रहा था, कब? जब p की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी थी। ठीक है ना। और केस नंबर 2 में हमारा इंटीग्रल क्या करता है, कन्वर्ज, कब? जब p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में क्या करती है, लाई करती। तो ये आपने फाइनल रिजल्ट लिखना है। द हेंस कंबाइनिंग both cases, combining both cases, we have that I is convergent for p lying between 0 to 1 and divergent for p greater than equal to 1। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो। सो दिस इज योर रिजल्ट।